हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 2 बचपन। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इस संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन का उल्लेख किया है और आज के बच्चों के बचपन और उनके बचपन में आए बदलावों का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। लेखिका कहती कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, यानी कि मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, यानी कि उनकी उम्र की हो सकती हूँ, दादी और नानी की उम्र की। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा, यानी कि उम्र में सयाना, सयाना होता समझदार, महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे शताब्दी क्या होता है? 100 साल, यानी कि पिछली शताब्दी में, जैसे अब 2000 चल रहा है तो वो 1900 में कुछ पैदा हुई, तो ये पिछली शताब्दी होगी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी रही हूँ। नीला फिरोक, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, यानी कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो शांति की तलाश करता है और सफ़ेद में हमें शांति महसूस होती है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में, दशक होते हैं 10 साल में, तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ़िरॉक तो मुझे अब भी याद आ रहे हैं। हल्की नीली और पीली फ़िरॉक, धारी वाला फ़िरॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़िरॉक, नीचे गुलाबी रंग का की फ्रिल। उन दिनों फ़िरॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, यानी कि की लड़कियों के रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे बालों में। नींबू कलर, लेमन कलर, यानी कि नींबू के जैसा कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फिरोक, जिसके नीचे फर टकी होती थी, फर यानी कि फ्रिल लगी होती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी कि प्याज जैसे रंग की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजों और स्टॉकिंग भी याद हैं। मोजे यानी कि जुराबे, स्टॉकिंग यानी कि लंबी जुराबें जो होती हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। उसकी सख्त मनाही थी, यानी कि परिवार में कहा जाता था कि अपने अपने जो जुराबे हैं वो सब बच्चे अपने आप धोएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश चमकाते, यानी पहले जुराबे धोते, उसके बाद जूतों पे पॉलिश करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, यानी कि अब ज़्यादा आराम मिलता है जूतों में। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही कुछ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था, यानी कि इतने हार्ड होते थे कि वो पीछे पाँव में लग जाते और जिससे छाले हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रख लेते थे। क्यों? क्योंकि पीछे पाँव में छाले हो जाते या आगे उंगलियों पे छाले हो जाते तो वहाँ पर रुई लगा लेते जिससे वो चुभे नहीं। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, यानी कि पहले के में और अब में बहुत सी चीज़ें बदल गई है। हर शनिचर होता है शनिवार को, हमें ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल, और कस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था, यानी कि अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हमें पीना पड़ता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, नाक में डाल दिया जाता था तो इसकी स्मेल नाक में चढ़ जाती थी। पिलाया जाता था छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, यानी कि खुराक कितनी देनी है उस पर शीशे के गिलास पे निशान लगा दिया जाता। छोटे बच्चे को इतना, बड़े को इतना। उन्हें देखते ही मितली यानी कि उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते, वह शनिचरी दवा, यानी कि शनिवार को जो दवा दी जाती है वह नहीं पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती, यानी कि तब भी हम ठीक ठाक रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, यानी कि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं है, बदल गया है। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। अब तो बच्चों को रेडियो, टीवी,
फ़ोन, बहुत सी चीज़ें मिलती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमंड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल के ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते, यानी कि थोड़ी सी ढलान में उतरते, और माल पर कन्फेक्शनरी स्टोर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि खुशबू आती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी मन को। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, यानी कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही होती। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, यानी कि वहाँ नहीं खाती थी, घर लेकर आती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर बड़े मज़े से खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया से में नीरा हाथ का कमाल है, यानी कि हाथ से कागज की एक कोन बनाई जाती है, अब भी बनाई जाती है। नीचे से तिरछी तिकोनी लपेटी हुई, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक कीप बनाई जाती है, जैसे आपने स्कूलों के बाहर भी देखा होगा, अभी भी आते हैं, जिसके अंदर चने या नमकीन डाली जाती है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी, यानी कि धीरे धीरे खाते थे बच्चे एक एक दाना निकाल के, ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास तरह की लय रफ्तार होती, यानी कि बच्चे खुश रहते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज होता है, शिमला की एक सड़क है, लेकिन रिज का मतलब है पहाड़ का सबसे ऊंचा और सीधा लंबा रास्ता। शिमला रिज पर बड़े मज़े किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर, यानी कि कम समझते थे, छोटा समझते थे, करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट, यानी कि मोटे तगड़े होते थे और सुंदर होते थे, खूबसूरत होते थे। उनकी बात फिर कभी, यानी कि उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की बजती घंटियां, तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने पहाड़ पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहली धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि पहाड़ों पर अंधेरा होने लगा और लाइटें जल गई। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोला होता शोर, यानी कि शाम होने पर वहाँ पर दुकानों में लाइटें जल जाती और लोग वहाँ पर घूमने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते, जिससे शोर शराबा शुरू हो जाता। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बने सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी आकाश में उड़ा जा रहा है और पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब, यानी कि इतनी तेज गति से निकलता कि एक पल भर के लिए दिखता और वो गायब हो जाता आंखों से। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, यानी कि छोटी उम्र में चश्मा लग गया तो सब उसको टोकते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो लोग सलाह देते, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती कुछ देर, यानी कि डॉक्टर ने जो कहा वो मैं बात रिपीट कर देती, दोहरा दे देती। कुछ देर पहनूंगी
तो ऐनक उतर जाएगी, यानी कि थोड़े टाइम तक अगर मैं इसे लगाऊंगी तो यह उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखा देखो देखो कैसी लग रही है, यानी कि जो भाई थे उसके, वो उनको छेड़ रहे थे कि देखो कैसी लग रही है, अजीब लग रही है। क्या कह रहे हैं, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या कह रहे हैं कि आँख पर चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की, इसने आँख पे चश्मा लगाया ताकि इसको दूर का दिखाई दे, यह लड़की नहीं लग रही है, लंगूर लग रही है। तो ये उसको भाई, चचेरे भाई जो हैं लेखिका को चिढ़ाते थे। मैं खिजी यानी कि चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं था, यानी कि ये पंक्तियां जो वो बोल रहे थे वो बुरी नहीं थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, यानी कि अपने आप को शीशे के सामने खड़े करके वो देखती रही कि कैसी लग रही हूँ। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, यानी कि मैं भी सोच रही थी क्या मैं लंगूर लग रही हूँ। एक बार कहती नहीं, फिर कहती हाँ, मन भी ऐसे कर रहा था कि नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है, यानी कि हमेशा जो चश्मा लगाता है और वो कभी उतारता है तो उसका चेहरा अटपटा सा लगता है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी, यानी कि बहुत सी कई अलग अलग तरह की टोपियाँ इकट्ठी कर ली थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सुबीते यानी कि आरामदेह, एक तो दुपट्टे को संभालना मुश्किल होता है, टोपी लगाना आसान होता है। तो ये थी आपकी आज का बचपन पाठ। इसके बाद आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, आपको उम्मीद करती हूँ समझ आए होंगे। हम इनके उत्तर करेंगे साथ साथ। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो आपने लेसन से सीख लिया होगा, पता चल गया होगा आपको क्या कर रही थी। वह इतवार की सुबह मोजे धोती थी, यानी कि जुराबें धोती थी और उसके बाद जूतों को पॉलिश करती थी। प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका ने बताया कि उसके समय में कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, यही लोगों के मनोरंजन का साधन था, लेकिन आजकल रेडियो टेलीविज़न के साथ साथ मनोरंजन की और बहुत सी चीज़ें हैं। उसके समय खाने में कुल्फ़ी होती थी जो आज आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। पहले कचौड़ी समोसा होता था जो आज पैटीज़ के नाम से जाना जाता है। पहले सहतूत खसखस के शरबत होते थे, लेकिन आज कोक पेप्सी में इनकी जगह ले ली है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका को चश्मा लगाना क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण, क्योंकि वो दिन में काम नहीं करती थी, रात को लैंप की रोशनी में काम करती थी, इसलिए उसकी आंखें कमज़ोर हो गई और इसलिए उसको चश्मा लगाना पड़ा और चचेरे भाई उसको लंगूर की सूरत वाली कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा लेकर खाती थी। उनके नाम बताइए। लेखिका बचपन में चॉकलेट और टॉफ़ी मजा लेकर खाती थी। इसके पास चॉकलेट व टॉफ़ी काफ़ी मात्रा में होते थे। वह खट्टे मीठे फल, रसबरी तथा कसमल बड़े चाव से खाती थी। चेस्टनट को आग पर भूनकर छिलका उतार कर खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो ये प्रश्न है आपके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और आगे की वीडियो के लिए आप ये लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।